हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेपअप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टेपअप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी साइंस का पूरा सिलेबस कवर करा चुका हूँ वीडियोस के माध्यम से, लाइव क्लासेस के माध्यम से, और जो भी आपके डाउट हुए हैं आज तक मैंने उन्हें सभी को सॉल्व किया है टेलीग्राम ग्रुप पर। फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपका यूपीटीजी साइंस का पूरा सिलेबस करवा दिया है। अभी जो हमारा यूपीटीजी साइंस के लिए चल रहा है वो चल रहा है फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज। तो फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन हर एक चैप्टर के मैंने कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं और उनकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ अब हमने पीजीटी केमिस्ट्री का गूगल मीट पर लाइव क्लासेस के थ्रू शुरू किया है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराऊंगा जब तक पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम होता है। फ्रेंड, उसकी रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड मिलेगी आपको, ताकि आप यहाँ से भी आराम से देख सकते हैं। बेस्ट होगा लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका कोई डाउट है, कोई डिस्कशन आपको करना है तो आप हाथ के हाथ कर सकें, और आप जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, वो आप बिल्कुल लाइव एकदम समझ सकें कि सर इस समय पे क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं, और आप अपनी बात भी उसमें बता सकते हैं कि सर हमें ये पॉइंट अभी समझ में नहीं आया, तो इसे दूसरे तरीके से आप बता दीजिए या पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये बात तो रही अलग। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस होती है, सबने मुझे कहा कि सर आप ऑर्गेनिक रिएक्शन से एक बार करा दो, सिंपल वे में करा दो, इजी वे में करा दो, ताकि हमें पता लग जाए कौन कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैंने इंक्लूड किया है कि यूपीटीजीटी साइंस में केमिस्ट्री और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी होनी चाहिए वो सभी मैंने एक ही सीरीज बना दी है पूरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। क्योंकि अगर मैं देखूं ऑर्गेनिक रिएक्शन यहाँ पर 50 से 60 रिएक्शंस बैठ रही हैं, तो देखो एक वीडियो में तो मैं नहीं करा पाऊंगा, इसलिए मैंने बहुत सारी वीडियोस के माध्यम से, ठीक है, मतलब 3 से 4-5 वीडियो में मैं इन्हें कवर कराने वाला हूँ, और सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे वो यूपीटीजी साइंस की हो चाहे पीजीटी केमिस्ट्री की हो, वो मैं यहाँ पर क्लियर करा दूंगा, जो रिएक्शन जनरली सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उन्हें। ओके फ्रेंड्स, तो ये सीरीज हमारी चल रही है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, जिसमें महत्वपूर्ण कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाएं मैं आपको कराने वाला हूँ। इन रासायनिक अभिक्रियाओं में देखो जो वैसी रिएक्शन है लाइक हैलोजिनेशन, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीडेशन और ओजोनलाइसिस, इस तरह की तो है ही, साथ साथ मैंने उनको भी इंक्लूड किया है जो नेम रिएक्शन है लाइक वुड्स रिएक्शन, कार्बोलामाइन रिएक्शन और हमारी फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, इन सबको भी मैंने इसी सीरीज में इंक्लूड किया है। तो कुल मिला के जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो मैंने सारी इन्हीं सीरीज में अपलोड किया है। ये वीडियो नंबर 2 है, ये वीडियो नंबर 2 है, यानी वीडियो नंबर 1 आ चुकी है जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस हो गई। अब चलते हैं वीडियो नंबर 2 पर। तो वीडियो नंबर 2 पर आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, हम देखने वाले हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रेट, एडिशन ऑफ नाइट्रेट ग्रुप, दैट इज NO2 ग्रुप। जब हम इसका किसी चीज़ में एडिशन कराते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रीकरण हम पढ़ने वाले हैं। तो बेंजीन के ऊपर हमें क्या इंट्रोड्यूस कराना है, NO2 इंट्रोड्यूस कराना है, NO2 का एडिशन कराना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो होता क्या है, देखो बेंजीन जो है, अगर हम मॉलिक्यूल को देखें, ये बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन के ऊपर जब हमें नाइट्रेशन कराना है तो हम इसमें रिएक्शन कराते हैं इसकी HNO3 के साथ। किसके साथ, HNO3 के साथ। और जो ये रिएक्शन होती है ये होती है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। वैसे HNO3 प्लस H2SO4 जो होता है इसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। कभी भी अगर आपको नाइट्रेशन कराना है तो आपको नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज करना पड़ेगा, जो क्या होता है HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस रिएक्शन के बाद क्या होता है कि बेंजीन जो रिंग है उसके ऊपर NO2 इंट्रोड्यूस हो जाता है, NO2 उस पर लग जाता है। ओके, इस तरह से तो ये बन जाता है, ये नाइट्रो बेंजीन बन जाता है, नाइट्रो बेंजीन हमें मिल जाता है। ओके, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्लियर। तो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो रिएक्शन है हमारी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब कहोगे सर इसमें सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, देखिए जहां पर नाइट्रेट ग्रुप जाके जुड़ा है ना फ्रेंड्स, वहां से एक हाइड्रोजन हटता है, वहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, H2O इसमें से निकलता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, OH इसमें से हटा, तो वो निकलता है, इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और अगर आप इसमें इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है तो मैं बताता हूँ। देखो जो HNO3 होता है वो कैसे टूटता है, इसमें वो HNO3 टूटता है कुछ ऐसे, NO2 हमारा अलग निकलता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें से OH अलग निकलता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो NO2 है वही हमारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोफाइल है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाए तो NO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? ये था किसके साथ? ये था बेंजीन के साथ। अब बेंजीन के साथ साथ आपके एग्जाम में फिनॉल के लिए भी पूछा जाता है, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल यानी फिनॉल का नाइट्रीकरण। मुझे बताओ क्या यूज करेंगे? यस, द सेम सॉल्यूशन विल यूज HNO3 एंड H2SO4 हम यूज करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड देखो हमारे पास फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जब OH होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल पर फ्रेंड्स एक चीज़ रिएक्शन आती है कि पहले अगर हम इसे डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो सब्सटीट्यूशन होगा वो मोनो सब्सटीट्यूशन होगा। क्या होगा? मोनो सब्सटीट्यूशन। मोनो सब्सटीट्यूशन का मतलब सिर्फ एक बार ऑर्थो एंड पैरा ग्रुप पर ये जाके जुड़ेगी, मोनो सब्सटीट्यूशन होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो मोनो सब्सटीट्यूटेड होगा। मोनो सब्सटीट्यूटेड मतलब सिर्फ एक NO2 उस पे जाके जुड़ेगा, कुछ ऐसे। OH तो यहाँ पर है ही, एक NO2 उस पे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा मोनो सब्सटीट्यूशन में। ठीक, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? इसको नाम दे सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, अब हमें पता है जो फिनॉल होता है, जो OH ग्रुप होता है, ये ऑर्थो प्लस पैरा डायरेक्टिव होता है, तो इसमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ एक पैरा प्रोडक्ट भी हमें मिलेगा। एक पैरा प्रोडक्ट भी हमें इसमें मिलेगा, यानी ये भी मिलेगा। तो इसमें दो बन गए, एक ऑर्थो और एक पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल इसमें हमें मिलता है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो ये है मोनो सब्सटीट्यूटेड जब हम डाइल्यूट HNO3 के साथ कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगर हम इसमें कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करते साथ में H2SO4, तब क्या बनता? तब देखते हैं इसमें क्या बनता। तब हमारा जो प्रोडक्ट बनना था ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल के ऊपर आपकी बार रिएक्शन करा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की इनटू द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर कैसे निकलेगा? H यहाँ से और HNO3 में से OH अलग, तो H2O तो निकले ही निकलेगा। ठीक है, अब होगा क्या इस पे? इसमें क्या होता है? ट्राई सब्सटीट्यूशन होता है। क्या होता है? ट्राई सब्सटीट्यूशन होता है। ट्राई सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि 3 NO2 ग्रुप जाकर इस पर फिनॉल पर जाकर जुड़ जाएंगे। 3 NO2 ग्रुप जाकर फिनॉल पर जुड़ जाएंगे, ट्राई सब्सटीट्यूशन होगा। तो इसमें फिनॉल पर ट्राई सब्सटीट्यूशन होगा। देखो एक NO2 यहाँ जुड़ेगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक पैरा और दूसरा इधर वाली ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, ये बनेगा। अब इसका क्या नाम है? इसका नाम है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा बनता है, इसमें ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर हम बेंजीन का कर रहे हैं तो एक ही होता है, सिंपल एक ही जाके जुड़ेगा। लेकिन अगर हम फिनॉल का कर रहे हैं तो फिनॉल के केस में डाइल्यूट का केस अलग है, HNO3 का केस अलग है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन आया था उसमें एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो है ये हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है। ठीक है, और ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। इसमें एक चीज़ खास बात होती है, ठीक है, जो पैरा होता है जनरली वो मेजर होता है, जनरली वो मेजर होता है। लेकिन एक बात और आती है कि OH और NO2 के बीच एक बॉन्डिंग होती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं इसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इफ H बॉन्ड इज इन ऑर्थो, इफ H बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देन इट विल प्रोड्यूस इन मेजर अमाउंट। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप के H और नाइट्रेट ग्रुप के N के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो वाला वही हमारा मेजर होगा। देन इट विल प्रोड्यूस इन मेजर क्वांटिटी। तब ये क्या होगा? मेजर क्वांटिटी बनेगा और मेजर प्रोडक्ट ये होगा। इन केस ओनली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तब, ठीक है, अदरवाइज हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होगा वही जो पैरा प्रोडक्ट होता है वही मेजर होता है, यहाँ पर भी वही मेजर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये था नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। अब नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में क्या होगा? एनिलीन में क्या होता है? NH2। जब हम इसका नाइट्रेशन कराएंगे HNO3 के साथ, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या बनता है? इसमें भी हमारे पास ट्राई सब्सटीट्यूटेड बनता है। क्या बनता है? ट्राई सब्सटीट्यूटेड। तो NH2 पर एक NO2 यहाँ लगेगा, एक NO2 यहाँ लगेगा और एक NO2 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना? ये हमारा बना 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। ओके, ये इसमें फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको ध्यान रखिएगा और आराम से आप इसे आप कर सकते हैं। नाइट्रेशन का आपको पता लग गया। HNO3 के साथ H2SO4 जो होता है यूज़ होता है एज ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर और इसी के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है।
ठीक, बस ये चीज़ है। मेनली बात यह है कि कॉन्सेंट्रेटेड लेने से अलग फ़र्क पड़ता है, डाइल्यूट लेने से अलग फ़र्क पड़ता है। एनिलीन में आप कुछ भी ले लो, चाहे डाइल्यूट चाहे कॉन्सेंट्रेटेड, सेम ही प्रोडक्ट बनना है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रो एनिलीन ही इसमें बनना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। एक और बात बता दूं आपको, ये जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनॉल था, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब सल्फोनीकरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन होता है, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप, एडिशन ऑफ SO3H ग्रुप। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप है, ये ऐड हो जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, ये सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का सल्फोनीकरण। ठीक है, ये सल्फोनेशन आएगा यहाँ पर। ओके, तो अब देखो इसके लिए क्या यूज़ होता है। इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ यूज़ होती है, एक ही सिंगल चीज़ से काम चल जाएगा, वो है H2SO4। तो बेंजीन पर अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करा दें तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी इस पर SO3H ग्रुप जुड़ जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके फ्रेंड्स, ये मिलेगा। अब ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अलावा आप और क्या यूज़ कर सकते हो वो भी बताता हूँ। ठीक है, और फ्यूमिंग H2SO4 भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और ओलियम, ओलियम भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7, ये भी यूज़ कर सकते हैं, कैन आल्सो बी यूज्ड। ठीक है, ये भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं सल्फोनेशन के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। किसका, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के सल्फोनेशन पे हम चलते हैं, फिनॉल का सल्फोनीकरण। तो फिनॉल के सल्फोनेशन में देखो क्या करना है, सेम चीज़ यूज़ करनी है, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा क्या बनेगा। देखो अब यहाँ से हमने बनाया, ये हमारा फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ध्यान देना, अब क्या होगा, इस पर लगेगा SO3H, लेकिन SO3H को देखो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ सबसे टॉप पर, और इसके मुकाबले में OH को ऑर्थो पोजीशन पे दिखा रहा हूँ। सिमिलरली मैं एक पैरा प्रोडक्ट भी बना रहा हूँ, मैं एक पैरा प्रोडक्ट भी बना रहा हूँ, SO3 को ऊपर लिखूंगा लेकिन OH को नीचे लिखूंगा। अब आपको कोई सर आपने ऐसा क्यों करा, OH को पहले वाले जगह पे लिखना था, SO3H को जोड़ना था। देखो फ्रेंड्स, ये होना तो वही चाहिए और है भी वही, लेकिन यहाँ पे बस चेंज इतना है कि जो मेरा SO3 है वो प्रेफरेंस में OH से बहुत ज़्यादा है। SO3H की जो प्रेफरेंस है, जो इसकी IUPAC नेम के अकॉर्डिंग भी, और जो इसका केमिकल ऑर्डर है उसमें जो प्रेफरेंस है SO3H की, वो बहुत ज़्यादा है OH से। तो मेरे लिए क्या ये होता ही है कि SO3H जो होता है वो अगर प्रेजेंट है तो OH जो होता है वो एक सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है, वो एक एडिशनल फंक्शन ग्रुप के रूप में काम करता है। अब इसका नाम भी यहाँ पर चेंज हो जाता है। देखो ये तो हमारा फिनॉल बना था, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी किसके लिए आ रहा है, OH के लिए, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसका पूरा नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये पैरा है तो ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि OH की जो प्रेफरेंस है सल्फोनिक से कम है, इसलिए जो OH है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ और उसका नाम क्या आया, OH का नाम क्या आया, हाइड्रोक्सी। क्लियर हो गया, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बस इतना ही इसमें था। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हो गया सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एंड सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन से कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं एक और अगले टॉपिक पर, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिकरण। इंपॉर्टेंट चीज़ है एरोमेटिकरण। एरोमेटिकरण का मतलब क्या होता है कि हम जो हमारे सिंपल वाले जो हमारे हेलो एल्केन है, सिंपल वाले जो हमारे एल्केन्स हैं या एल्काइंस हैं, या मैं कहूँ तो जो हमारे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन are converted into aromatic compounds, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन कहते हैं। कंपाउंड सच एज, कौन कौन से कन्वर्ट हो सकते हैं, सच एज बेंजीन, टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और इनके डेरिवेटिव्स जो भी हैं वो हम बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरोमेटाइजेशन कहते हैं, एरोमेटिकरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरोमेटिकरण देखो हम किससे देखेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं एल्केन से, फ्रॉम एल्केन। तो पहला पार्ट हमारा क्या आता है, फ्रॉम एल्केन्स।
एल्केन्स है। तो एल्केन्स में देखो, अगर मुझे बेंजीन बनाना है तो मुझे पता है कम से कम 6 कार्बन की सीरीज चाहिए। तो मैं यहाँ पे कितने कार्बन की सीरीज ले रहा हूँ? 6 कार्बन की सीरीज ले रहा हूँ। ठीक है, CH3 CH2 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 CH3। अगर आप इसमें देखें तो 6 कार्बन है, और अगर मैं इन्हें स्ट्रेट कर दूं तो ये हमारा सिंपल क्या है? ये हमारा हेक्सेन है। क्या है? सिंपल हेक्सेन। तो इसका जो एरोमेटाइजेशन होता है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें जो रिएजेंट यूज करने हैं वो यूज कर सकते हो आप Cr2O3 और MO2O3। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड और Cr2O3, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आप यूज कर सकते हो, इसमें से कुछ भी। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है, ठीक है, ये 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भी होती है। इसमें हमें क्या चाहिए? हमें हाई प्रेशर चाहिए, और हाई प्रेशर के साथ साथ एक चीज और चाहिए कि फ्रेंड, वो है इसमें हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए हमें? और हाई टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए 773 केल्विन का। ठीक है, तो अब इसके बाद ये क्या बनता है? देखो अब यहाँ से क्या होगा, जो हमारे हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगे, और कुछ हाइड्रोजन निकलने के बाद हमें सिंपल क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बेंजीन। क्या मिलेगा? हमें बेंजीन मिलेगा। तो ये एरोमेटाइजेशन है फ्रॉम एल्केन्स। ओके, क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ठीक है, अभी तो एल्केन से मैंने बताया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, हाँ, एल्केन के साथ साथ बात करते हैं। अगर 6 कार्बन थे तो हमें बेंजीन मिला, अगर हमारे पास 7 कार्बन होते तो हमें क्या मिलता? अगर हमारे पास 7 कार्बन आ जाए, 7 कार्बन वाला आ जाए, लाइक CH3 CH2 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 CH3, ये 7 कार्बन वाला है। और इसका अगर आप ये कराओगे एरोमेटाइजेशन, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोलुइन। क्या मिलेगा फ्रेंड्स? टोलुइन आपको मिलेगा। इसमें जो एक 7वां है वो ऊपर CH3 के रूप में ही रहता है, बाकी 6 की एक सीरीज बन जाती है, दैट इज टोलुइन विल प्रोड्यूस। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिला? टोलुइन मिला। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? इजी वे में रिएक्शंस बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे। देखो हमें क्या मिल गया? हमें ये तो पता लग गया कि एल्केन से कैसे बनता है। एक और चीज़ आती है, दैट इज एल्काइन। अब हम बात करेंगे फ्रॉम एल्काइंस। अगर हम एल्काइन से बनाने लग जाएं तो क्या बन जाएगा? एल्काइंस, हमारे पास सबसे छोटा एल्काइंस कौन सा होता है? C2H2 होता है, जिसे हम एसिटिलीन कहते हैं। ये CH के बीच में C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, इसे और क्या नाम देते हैं? इसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं। ठीक है, इथाइन भी कहते हैं, IUPAC नेम में बहुत सारे नाम है। ठीक है, इसके यूज करने पड़ेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें बेंजीन बनाना है, 6 चाहिए, एक में 2 है, तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स यूज करने पड़ेंगे। और 3 मॉलिक्यूल्स को जब इस एसिटिलीन गैस को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कराया जाता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब ले लो और कॉपर ट्यूब भी आप ले सकते हो। रेड हॉट होनी चाहिए, बिल्कुल गर्म तप्त लाल होनी चाहिए। जब इससे पास कराया जाता है एसिटिलीन गैस को, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है बेंजीन। क्या प्रोड्यूस करता है? बेंजीन प्रोड्यूस करता है। क्लियर फ्रेंड्स? ये चीज़। अब आपको सर ये बन कैसे गया, इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई? तो बॉन्डिंग का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर बॉन्डिंग इसमें कैसे टूटी, कैसे ये बना। देखो, मान लो एक CH3 का मॉलिक्यूल, सॉरी C2H2 का मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो होता क्या है इसमें, क्योंकि देखो ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट के इन 3 मॉलिक्यूल्स के बीच सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ठीक है, यानी एक बॉन्ड टूटा, यहाँ आ गया, तो इन CH के बीच में डबल बॉन्ड रह गया। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, फिर इन CH के बीच में डबल बॉन्ड रह गया, क्योंकि इनका एक बॉन्ड नीचे आ गया, फिर इन CH के बीच में डबल बॉन्ड रह गया, क्योंकि इनका एक बॉन्ड यहाँ आ गया। अब ये है क्या? C6H6 है कि नहीं? C6H6 है कि नहीं? तो बेंजीन है कि नहीं है? ओके, तो ये चीज़ हुई। ओके, मैंने दोनों रिएक्शन लिख दी, चाहे तो ये वाली कर लो, चाहे वाली कर लो, बात एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, दोनों जो एरोमेटाइजेशन है मैंने दोनों का बता दिया, एल्केन्स वालों का भी और एल्केन से भी, दोनों का बता दिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएगी एग्जाम में, जरूर याद कर लेना, ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। अब एक टॉपिक आता है पायरोलाइसिस। देखो, पायरोलाइसिस का मतलब होता है भंजन, यानी किसी चीज़ को तोड़ना, दैट इज बड़े पार्ट्स को छोटे पार्ट में तोड़ना। ठीक है, तो होता क्या है, इन दिस प्रोसेस एट हाई टेम्परेचर alkanes are break down into smaller alkanes plus alkenes. ओके,
तो इसमें क्या होता है, हाई टेम्परेचर पे जो एल्केन्स होते हैं वो टूट जाते हैं, स्मॉलर एल्केन्स एंड एल्केन्स। अब हाई टेम्परेचर पे एल्केन टूट रहे हैं तो जाहिर सी बात है एल्केन जो होगा हमारे पास बड़ा ही होगा, वही टूट सकता है। तो चलो मैं इसमें बताता हूँ, देखो एक एग्जांपल लेते हैं C6H14 का, जो हमारा क्या है, हेक्सेन है। अब हेक्सेन को हाई टेम्परेचर पे आप अगर गर्म करोगे 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एल्केन और एल्कीन के मिक्सचर में टूट सकता है। बहुत तरह के मिक्सचर बन सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले मान लो मैंने बना दिया कि C6H12 आया और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल गई, तो ये तो क्या बना, ये एक सिंपल सा हमारा क्या बना, एल्कीन बना, जिसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा हेक्सीन। ठीक है, हेक्सीन बन गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक बड़ा ही पार्ट टूटे केवल हाइड्रोजन निकले, नहीं, छोटे हिस्सों में टूट सकता है। जैसे एक बन सकता है हमारा C3H8 और C3H8 निकलने के बाद एक क्या बन सकता है हमारा, एक बन सकता है C3H6 बन सकता है, ये भी तो बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, C3H8 ये हमारा प्रोपेन है जो कि एक एल्केन है, और ये हमारा प्रोपीन है जो कि हमारा एल्कीन है, ये बन सकता है। या फिर अगर इक्वल वाले नहीं बना रहे तो कम ज़्यादा वाले बना सकते हो। एक बन सकता है C2H6 जो कि हमारा इथेन है, एल्केन है, और साथ में एक बन सकता है C4H8, ठीक है, जो कि हमारा एथीन है, एल्कीन है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमेशा ही एल्केन और एल्कीन का मिक्सचर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया, ये था प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस। अब प्रोसेस ऑफ पायरोलाइसिस तक ही मैं यहाँ पे करा रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो अगली वीडियो में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं, बता देता हूँ कौन कौन सी। इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे ओजोनोलाइसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और कार्बोलामाइन रिएक्शंस, जो कि अब सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और थोड़ा सा इनका लेवल भी आपका टफ होता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।